नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारड, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। हमने लास्ट वीडियो में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में शिक्षा की योजना पर चर्चा की थी। आज हम इसके भाग 2 में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं एवं आलोचना पर बात करेंगे। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की पहली विशेषता है राज द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो राज द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। वह शिक्षा को निजी क्षेत्र में नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि प्लेटो शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहता। उनका मानना है कि राज के नियंत्रण के अभाव में शिक्षा सामाजिक हितों की नहीं बल्कि निजी हितों की सिद्धि होगी। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास करना है। अगर इस दृष्टि से देखें तो ये वास्तविक और पूर्ण शिक्षा है। प्लेटो की शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। प्लेटो दोनों की योग्यता और क्षमता में कोई भेद नहीं करता। वह दोनों के ही समान प्रशिक्षण पर बल देता है और दोनों को ही राज्य के कार्यों के लिए तैयार करना चाहता है। प्लेटो के राज्य में स्त्रियों के लिए भी राजपद के द्वार उसी प्रकार खुले हैं जिस तरह पुरुषों के लिए खुले हुए हैं। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के द्वारा शरीर और मन दोनों के विकास पर पूरा ध्यान दिया है। शरीर के विकास के लिए जहाँ प्लेटो व्यायाम की बात करते हैं, वहाँ मन के विकास के लिए संगीत को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के 2 भाग हैं, प्राथमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 20 वर्ष तक के युवकों को मिलती है, जबकि उच्चतर शिक्षा उन चुने हुए स्त्री पुरुषों को मिलती है जो संरक्षक वर्ग के सदस्य होते हैं। इस शिक्षा का काल 20 से 35 वर्ष तक का है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य दार्शनिक राजाओं को तैयार करना है। राज्य का सबसे प्रमुख और सर्वोत्तम तत्व विवेक है, जिसका प्रतिनिधित्व दार्शनिक शासक ही करता है। अतः प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना होना चाहिए जो दर्शन की ओर सबसे अधिक उन्मुख हो और राज्य के कर्णधार के रूप में शासन व सेवा का कार्य संपन्न कर सके। प्लेटो ने शिक्षा का आधार बिल्कुल निश्चित किया है। प्लेटो ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को आयु, वर्ग और बुद्धि के आधार पर निर्धारित किया है। प्लेटो ने शिक्षण को जीवन कालीन कार्य न मानकर उसे आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। संक्षेप में प्लेटो की शिक्षा योजना का संपूर्ण अध्ययन करने से हम पाते हैं कि शिक्षा योजना के माध्यम से प्लेटो एक और तो संपूर्णता सामाजिक नागरिकों का विकास करना चाहते हैं और दूसरी ओर वह ऐसे मानव का निर्माण करना चाहते हैं जो सर्वज्ञता होने के नाते आदर्श राज्य के संचालन का अधिकारी हो सके। प्राथमिक शिक्षा को उसने सामाजिक भावनाओं से परिपूर्ण सैनिक वर्ग के लिए उचित माना, वहीं उच्च शिक्षा की आवश्यकता दार्शनिक शासक के लिए मानी है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना के 2 पहलू हैं, सामाजिक पहलू और व्यक्तिगत पहलू। प्लेटो की शिक्षा योजना की कई आलोचकों द्वारा आलोचना भी की गई है। जैसे प्लेटो की शिक्षा योजना को अप्रजातांत्रिक और एकांगी शिक्षा योजना की संज्ञा दी है। ये कहा गया कि प्लेटो की शिक्षा राज्य के समस्त नागरिकों से कोई संबंध नहीं रखती। राज्य के अत्यंत ही छोटे जन समुदाय को प्लेटो शिक्षा का अधिकार देते हैं और राज्य का अत्यंत विशाल समुदाय, उत्पादक वर्ग शिक्षा के लाभ से पूर्णतः वंचित हो जाता है। इस वर्ग के लिए प्लेटो ने शिक्षा की ही नहीं बल्कि इस बात की भी कोई व्यवस्था नहीं की कि इन्हें अपने उद्योग धंधों का समुचित प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। प्लेटो की शिक्षा एक निश्चित आयु तक सीमित नहीं रहती, वो तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। दार्शनिक शासक को 35 वर्ष तक केवल शिक्षा प्राप्त करना है और उसके आगे व्यवहारिक शिक्षा भी उसे प्राप्त करना चाहिए। अगर व्यवहार में देखें तो इस प्रकार की शिक्षा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति नहीं परंतु धनी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। आलोचकों के द्वारा प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की इस बात को लेकर भी आलोचना की गई है कि प्लेटो की शिक्षा योजना राज्य की प्रकृति तथा आवश्यकताओं पर इतनी अधिक केंद्रित है कि व्यक्तिगत विकास का राज्य के हितों के सम्मुख बलिदान हो गया है। आलोचकों का कहना है कि कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से भी ये शिक्षा पद्धति इस रूप में अन्यायपूर्ण है कि इसके अंतर्गत कवि और कलाकार को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास किया गया है। स्वाधीनता कला और साहित्य के विकास की प्रथम स्थिति है। राज्य के कठोर नियंत्रण में इनका विकास संभव नहीं हो सकता। एल्फ्रेड हार्नले के अनुसार प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के आधार निहित है।
फांसीवाद, नाज़ीवाद और साम्यवादी शासन की भांति प्लेटो का राज्य भी शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, कला और साहित्य पर कठोर प्रतिबंध लगाता है, शासन के अनुरूप ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को ढालता है और व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को स्वतंत्र रूप से मुखरित करने से वंचित कर देता है। प्लेटो के संपूर्ण शिक्षा सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद उसकी शिक्षा योजना, उसकी विशेषताएं, आलोचनाओं को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो ने हमें शिक्षा का श्रेष्ठ सिद्धांत प्रदान किया है। उन्होंने शिक्षा को सीमित नहीं परंतु निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बनाया। उन्होंने शिक्षा में सिर्फ मानसिक ही नहीं, शारीरिक शिक्षा को भी शामिल किया। अतः प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत संकीर्ण नहीं है अपितु सर्वांगीण है। धन्यवाद।